नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर में जबरदस्त हलचल जो तेज है उससे करते हैं। चुनाव आयोग ने गैर कश्मीर लोकल को वोट डालने का अधिकार दिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति पर इसका बड़ा असर होना तय है और इस खबर पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। उधर सीमा पार से भी लगातार खबरें आ रही हैं। काबुल में बड़ा बम धमाका हुआ है। काबुल बम ब्लास्ट की पूरी डिटेल आपको 1 और 11 में दिखाएंगे। स्पेशल शो बिहार पर होगा, 11:30 बजे देखिएगा। बिहार के दागी बागी अपराधी। अब लिए चलेंगे आपको मध्य प्रदेश, जहां के जबलपुर में आरटीओ के घर से जायदाद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। बताएंगे कैसे काली कमाई से आरटीओ ने अकूत दौलत इकट्ठा की। आपको पश्चिम बंगाल भी ले चलेंगे, जहां हाईकोर्ट ने टीएमसी के विधायक नेता अमृत मंडल की बेटी को तलब किया है। क्या है पूरी कहानी, जरूर देखिएगा। और देखेंगे मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश का हाल। शिवपुरी, टीकमगढ़ से लेकर राज्य के कई जिले किस कदर बाढ़ के चपेट में है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 3 साल बाद चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब गैर स्थानीय लोग भी चुनाव में मतदान कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार ने यह ऐलान किया कि अब गैर कश्मीरी कर्मचारी हो, छात्र हो, मजदूर हो, पीस स्टेशन पर तैनात सुरक्षा बल के जवान ये वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे और वोट डाल सकेंगे। इसके लिए अब स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। 15 सितंबर से दरअसल जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी लिस्ट में 18 साल से ऊपर के 76 लाख वोटरों का नाम दर्ज है, जबकि इनकी संख्या 98 लाख है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए लैबोरेटरी बन गई है। ये महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वोट बटोरने के लिए इस तरह की राजनीति वहां जम्मू कश्मीर में की जा रही है। बाहरी को वोट का अधिकार देने पर ये महबूबा का हमला, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी की लैबोरेटरी बन चुकी है। नहीं छीना, अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा एजेंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूं कि मैं बार बार कहती हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर खासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस प्लीज। मैम, क्या ये लीगल है ये मूव इलेक्टोरल ऑफिस के अंदर 25 वोटर्स एनी इंडियन सिटीजन कैन वोट, whether it's a leader, whether it's a nominal, anyone? Is legal? It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. इंटेंशन तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी, जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया, शी हैज बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ
कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाकयात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीजें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था, जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री। जहां महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्ति विहीन करने की कोशिश है, वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हृदेश कुमार जी, उन्होंने जो घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हो या सरकारी मुलाजिम हो या मजदूर जो वर्ग है, वो भी अपना नाम जो है मतदाता सूची में यहाँ दर्ज करा सकते हैं और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जनादेश नहीं देगी, इसलिए इंपोर्टेड वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आप लोग जो ये इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आपकी गलत धारा के कारण से यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज 70 साल वंचित रहे। उसके बाद गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। हम जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं पूरे भारत में, तो कहीं भी हमारा वोट बनता है, हमारे छात्र छात्राओं का, हमारे जो सर्विस करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनका वोट बनता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये इनके सपने में आज भी धारा 370 आती है, जो टूट चुकी है। यहाँ हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसको वोट का अधिकार क्यों ना हो। जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं भी भारत में बसेंगे तो उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। रविंद्र गुप्ता जी, जो तर्क दिया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, उनका तर्क ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो जनता है, बीजेपी को लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें वोट नहीं देगी, वोट कम पड़ जाएंगे सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सहारा ले रहे हैं जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे छात्र छात्राएं हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, उनकी बैसाखी पर वो बीजेपी खड़ी होना चाहती है, ऐसा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारे लोग, चाहे वो सुरक्षा बल के हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, घर नहीं जा सकते, वोट का अधिकार उनको क्यों नहीं? मंत्री नहीं बनाने से नाराज बीमा भारती मंत्री लेसी सिंह के बहाने भड़क उठी हैं, तो सिर्फ 2 मंत्री पद को लेकर कांग्रेस आक्रोश में है। गुलाम नबी को लगता है कि कांग्रेस डील में ठगी गई, कम से कम 4 मंत्री तो कांग्रेस के होने चाहिए थे। इस बीच कानून मंत्री पर खबर ये आ रही है कि उन्होंने पिछली शाम लालू से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। बिहार में नीतीश सरकार के लिए सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाले हालात होते दिख रहे हैं। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही दागियों की फाइलें खुलने लगी हैं।
तमाम उंगलियां नीतीश सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर उठने लगी हैं। कार्तिकेय सिंह ने उस दिन शपथ ली जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। अब खबर यह है कि कार्तिकेय सिंह लालू की शरण में पहुंच चुके हैं और शायद वहां से उन्हें अभय दान भी मिल गया। नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। नीतीश बाबू आप तो सुशासन बाबू का दावा करते हैं, जिनके पास सब जानकारी होनी चाहिए। आशंकाएं थी, अंदेशा था, सवाल था कि आरजेडी के साथ नीतीश की नई पारी कितनी और कब तक दाग मुक्त रह पाएगी। जवाब सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और 24 घंटे के भीतर नीतीश के 2 मंत्री कटघरे में खड़े नजर आए। पहला बवंडर कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाने पर उठा, क्योंकि कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को अदालत में सरेंडर करना था। सरेंडर करने की जगह आरजेडी के MALC राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। नीतीश कुमार की नई नवेली सरकार का मुहूर्त बस इसी तस्वीर से खराब हो गया। बीजेपी ने गठबंधन सरकार पर हमले की गांठ ढीली करने में जरा भी देर नहीं की। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना। और ये बात नहीं, देखिए उनका MLC के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर, मतलब आजीवन कारावास। कानून क्या जवाब देंगे आप? आपको तो सरेंडर करना था ना। आपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, या वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है कि सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। कार्तिकेय सिंह को अदालत में थोड़ी मोहलत मिल गई है। अदालत ने सरेंडर करने की मियाद बढ़ा दी है, लेकिन नीतीश सरकार की पारी बस इसी प्रकरण से लड़खड़ा गई। आरोपी मंत्री के लिए सवालों का सामना करना मुश्किल हो गया। हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। खुद नीतीश कुमार के लिए कार्तिकेय सिंह को डिफेंड करना मुश्किल हो गया। सवालों से वो किनारे करते दिखे। जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। सर बीजेपी जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। नीतीश ने देर शाम लालू यादव से मुलाकात की। लालू दिल्ली से पटना पहुंचे थे। कार्तिकेय सिंह का सवाल लालू के सामने भी उठा। लालू ने जवाब अपने अंदाज में दिया। जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है? कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई। लालू अब फिर से नीतीश के साथ हैं और कार्तिकेय सिंह आरजेडी के कोटे से ही मंत्री हैं। इसलिए कार्तिकेय सिंह की गुत्थी इस वक्त नीतीश सरकार के गले की सबसे बड़ी फांस है, क्योंकि कार्तिकेय सिंह को बाहुबली अनंत सिंह का आशीर्वाद हासिल है। कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनवाने में अनंत सिंह का बड़ा हाथ रहा है। कार्तिकेय सिंह को 2014 के एक केस में 16 अगस्त को सरेंडर करना था। फरवरी 2022 में कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। 14 जुलाई को दावा है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। 16 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। अब नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इतनी बात कहकर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब तो पूरे देश को नीतीश के कानून मंत्री की कुंडली की जानकारी मिल गई है। पहले ना सही, अभी कार्रवाई कर लें। नीतीश कुमार अपनी गलती दुरुस्त कर लें। रोहित कुमार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। नीतीश सरकार में कार्तिकेय सिंह का इकलौता मामला नहीं है। नीतीश के कई मंत्री कटघरे में हैं, जिन पर गंभीर और बेहद गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन नीतीश की बड़ी मुसीबत यह है कि पार्टी के एक विधायक ने एक ही मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। इसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। करवाती है, मर्डर करवाती है, खुलाम करवाती है सबसे, और सभी अफसर जो है दहशत में जीते हैं। इसके खिलाफ में कोई बोलना नहीं चाहता है।
नीतीश सरकार में दागी पर दंगल, नीतीश सरकार में बागी का बवंडर, नीतीश सरकार में अपराधी पर बवाल। इधर नीतीश तेजस्वी पारी की ओपनिंग करने पिच पर पहुंचे और उधर आरोपों के बाउंसरों की बरसात हो गई। कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर जो फजीयत हुई वो तो आपने देख ली। अब एक और मंत्री लेसी सिंह को लेकर जारी लड़ाई का हाल देख लीजिए। वहाँ से धमदाहा से विधायक है, बार बार उनको मंत्री बनाता है और इसका दुरुपयोग वह करते हैं। कैसे? अफसर में जो है कि रंगदारी वसूलना, अफसर में धमकाना चमकाना, अफसर सब भी डर जाते हैं। हम लोग को कई बार फोन करते हैं कि मैडम मुख्यमंत्री जी के करीबी है, इसलिए हम लोग को डर लगता है कि क्या महिला है, क्या बोल देगी, क्या कर देगी मुख्यमंत्री जी से कह करके, इसलिए लोग सब दहशत में रहते हैं। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। ये नाराजगी मेरा। अपनी ही सरकार की मंत्री के अपराध का कच्चा चिट्ठा गिनाती ये हैं बीमा भारती, जो विपक्ष की नहीं बल्कि जेडीयू की ही विधायक हैं। लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये लड़ाई नई सरकार की ही मुश्किलों का खाता बढ़ा रही है। हाईकोर्ट ने आपका बिल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बिल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बिल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं। कार्तिक सिंह की कहानी खुलते ही नीतीश के मंत्रियों की फाइलें खुलने लगी तो पता चला कि शपथ लेने वाले 33 में से 27 मंत्रियों यानी 72% मंत्री पर आपराधिक केस दर्ज हैं। 33 में से 17 यानी 53% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। आरजेडी से 17 मंत्री बने हैं, जिसमें 88% यानी 15 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। 11 मंत्रियों पर गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। जेडीयू के कोटे से 11 मंत्री बने हैं, जिसमें से 4 पर आपराधिक और 3 मंत्री पर गंभीर अपराध का केस दर्ज है। नीतीश के कई मंत्रियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश राज में जिनके खिलाफ चावल घोटाले का केस दर्ज हुआ, आरजेडी के सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने हैं। 24 से ज्यादा केस दर्ज वाले जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। कारतूस के साथ एयरपोर्ट पर दिल्ली में पकड़े गए चंद्रशेखर यादव नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। हत्या की कोशिश से लेकर बाल यौन शोषण के आरोप जिन पर हैं, ऐसे सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री बिहार में बने हैं। जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं। ये है सुरेंद्र यादव जी, दूसरे मंत्री। इनके भी लास्ट इलेक्शन का भी मैं बेलागंज से ये लड़े हैं, तो लास्ट इलेक्शन में देखिए इनके खिलाफ क्या क्या आरोप है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, बाकी अपराध का संक्षिप्त विवरण क्या है, बाल यौन अपराध, ये भी लिखा हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और बाकी मारपीट भी है। लगता है नीतीश कुमार ने अपनी टीम के चाल चरित्र चेहरा को तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं समझी, या फिर गठबंधन की मजबूरी में दागियों को गले लगाना जरूरी हो गया। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। वहीं नीतीश सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ तब केस दर्ज हुआ था जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, और अब आरोपी सुधाकर सिंह मंत्री है। आज तक ने सुधाकर सिंह से उठते सवालों पर बात की। महागठबंधन की नई सरकार में क्या दागी मंत्रियों की भरमार है, इसको लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला कर रही है। सुधाकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नई सरकार में कृषि मंत्री बने हैं आरजेडी कोटे से, और सुधाकर जी के ऊपर भी, सुधाकर जी बीजेपी आप पर हमला कर रही है। चावल चोरी का केस का हवाला दिया जा रहा है कि आपके ऊपर चावल चोरी का मुकदमा चल रहा, केस चल रहा है, क्या कहेंगे? ये सत्ता में थे जब ये आरोप लगा रहे हैं, उस समय से लेके अब तक इस सत्ता में रहे हैं। तो दोषी तो पहले वो जो लोग हैं आरोप लगाने वाले वो हैं कि उन्होंने कार्रवाई क्या किया।
और कार्रवाई अगर उन्होंने कोशिश किया तो न्यायपालिका के पास जब मामला गया माननीय न्यायपालिका के पास, तो उसमें हम लोगों को राहत दिया गया। तो माननीय न्यायपालिका भी दोषी हो गया जिन्होंने हमको राहत दिया। आपको जो अब अपनी जो कुछ बात कहनी है तो आप मीडिया में ठीक है कि अपने के आज के राखी सावंत स्टाइल में पॉलिटिक्स हो गई है कि कुछ भी बयान दे दो, कुछ भी कर दो। तो चल, भारतीय जनता पार्टी जो नई संस्कृति को जन्म दिया है राजनीति में वो करे, उसको मुबारक हो, क्योंकि वो मुद्दों के आधार पर राजनीति कभी करते नहीं है। और जिस मुद्दे पर राजनीति करते हैं वो केवल दंगे की बात करते हैं, उन्माद की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। इससे ज्यादा उनके पास मुद्दे हैं भी नहीं। लेकिन चावल चोरी का जो मामला है 4-5 करोड़ रुपए का जो आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने गबन किया, इस पे क्या है, मतलब आपका पक्ष, आपकी क्या पक्ष है? हमारा पक्ष है कि पहले गबन नहीं है, यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। हम दो सरकार और मेरे के भीतर जो एग्रीमेंट था उसके जरिए हमको धान मिला और उस धान को प्रोसेस करके चावल बना देना था। इतनी ही तक हमारी ड्यूटी थी एग्रीमेंट के हिसाब से। बाकी उसको ले जा तक बाजार तक या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, इसके लिए हमारे पास साक्ष्य है। हमारे पास 9 पत्र हैं जो हमने कलेक्टर को लिखा। पैसे तो आपने उठा लिए थे? उठा लिए थे कि उन्होंने दिया है हमको, तो ले क्यों नहीं गए? यही तो हमारा मामला है, यही तो हम कह रहे हैं कि दोषी कौन हुआ, ले क्यों नहीं गए? पैसे नहीं, धान था, धान, ये पैसा नहीं मुझे मिला था, पैडी मिला था, हाँ, जिसको प्रोसेस करके चावल हमको देना था, हम तो देना चाहते थे, ले जाना उनका काम था। एग्रीमेंट में लिखा, देखिए एग्रीमेंट को पढ़िए, ये हमारी ड्यूटी नहीं था। हाईकोर्ट के पास गए हम, माननीय उच्च न्यायालय के पास, कि सरकार को इंस्ट्रक्ट करिए कि हमारे यहाँ से चावल लिए जाए, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे भाड़ा देना पड़ रहा है, हमको उसका रखरखाव का खर्च आ रहा है अतिरिक्त। नहीं ले गए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं ले गए। बीजेपी में सर्वोच्च फैसले लेने वाली इकाई यानी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया गया। 6 नए चेहरे शामिल किए गए तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को इससे बाहर कर दिया गया। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने तमाम बड़े फैसले करने वाली अपनी सर्वोच्च इकाई संसदीय बोर्ड और चुनावी टिकटों के बंटवारे के लिहाज से सबसे अहम केंद्रीय चुनाव समिति का नए सिरे से गठन किया। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इन 2 कद्दावर नेताओं को टीम से बाहर किया जाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इनसे हटा दिया गया है। वहीं कर्नाटक के चुनावों को देखते हुए संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शामिल किया गया। That is my responsibility to go out in the South India to build up the party. The first aim is to come back to power in Karnataka. I will go around in the state with all our friends, and we will try to build up the party in southern India also. कर्नाटक ही नहीं, तेलंगाना में भी चुनाव है। इस लिहाज से ही राज्यसभा सांसद और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। बीजेपी सेंट्रल बोर्ड ने बीएस येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट करने से एक तीर से 2 निशाना लगाया है। जल्दी कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी येदियुरप्पा का महत्वपूर्ण योगदान होगा और दक्षिण भारत में येदियुरप्पा जैसे लीडर जो बीजेपी को मजबूत करेगा और आने वाले दिन में बीजेपी में फायदा हो सकता है। ये पूरा मन में रख के बीजेपी ने इस डिसीजन को लिया गया है। वहीं पहली बार बीजेपी संसदीय बोर्ड में नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पुनर्गठन के बाद इसमें जगह दी गई है। इन 2 चेहरों के साथ ही कुल 6 नए चेहरों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। इनमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा धर्म और जाति के समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सिख समुदाय से आने वाले इकबाल सिंह लालपुरा को जगह दी गई है।
पूर्व सांसद और करगिल शहीद की पत्नी सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में जगह देकर बीजेपी ने महिलाओं और सैनिकों के प्रति अपने सम्मान को जताने की कोशिश की है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहले से ही संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। संतोष की भूमिका संसदीय बोर्ड के सचिव की है। दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है कि संसदीय बोर्ड में किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। शिवराज सिंह चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। अब उन्हें भी इससे बाहर कर दिया गया है। अमित शाह जब 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड में जगह दी थी। इसके बाद वो जेपी नड्डा की टीम में भी संसदीय बोर्ड के सदस्य बने रहे, मगर अब उन्हें तो हटाया गया ही है, उनकी जगह पर किसी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया, योगी आदित्यनाथ को भी नहीं। इसके अलावा अगर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो जिन नेताओं को हटाया गया है उनमें गडकरी और चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। वहीं नई केंद्रीय चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को जगह दी गई है। पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य बनी रहेंगी। ये फेरबदल इस लिहाज से अहम है क्योंकि संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर संस्था होती है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर से लेकर गठबंधन पर भी संसदीय बोर्ड का फैसला ही अंतिम माना जाता है। तो वहीं लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर फैसला भी चुनाव समिति की ओर से किए जाते हैं। चुनाव के लिहाज से लिए गए तमाम फैसले सर्वमान्य होते हैं। राज्यों के अलावा 2024 के चुनावों से पहले ये फेरबदल काफी अहमियत रखते हैं। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड के गठन और केंद्रीय चुनाव समिति के गठन में अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर के एक तरीके का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है, जिसको कि लेकर के पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। पर बीजेपी ने यहां एक तरीके का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका मैसेज दूर तक जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बीजेपी की लिस्ट में सिर्फ 2 दिग्गज चेहरे ही नहीं बाहर हुए हैं, बल्कि मुस्लिम चेहरों से भी दूरी बनाई गई है। एकमात्र चेहरा शाहनवाज हुसैन को चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया, जिसमें साफ हो गया कि आगे बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बीजेपी का एजेंडा साफ है, आगे की रणनीति साफ है। पार्टी हिंदुत्व के रास्ते पर है और चोट तुष्टीकरण की सियासत पर है। पार्टी के अलग अलग पदों से मुस्लिम चेहरे गायब हो रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड और संसदीय चुनाव समिति की नई लिस्ट जारी की गई तो दोनों ही लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। चुनावी समिति की पुरानी लिस्ट में शामिल शाहनवाज हुसैन को भी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। वहीं संसदीय बोर्ड में अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में पहली बार किसी सिख चेहरे की एंट्री हुई है, जहां पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह को शामिल किया गया। यानी साफ है कि मुस्लिम की बजाय बीजेपी के एजेंडे में अल्पसंख्यक के तौर पर सिख समुदाय है। किसान आंदोलन के बाद से इनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मोदी सरकार की कैबिनेट में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी आखिरी मुस्लिम मंत्री थे जिनसे अल्पसंख्यक विभाग भी लेकर स्मृति ईरानी को दे दिया गया। मोदी सरकार के 8 साल में यह पहला मौका आया जब कोई मुस्लिम चेहरा मंत्रालय में नहीं था। मुख्तार अब्बास नकवी को नई जिम्मेदारी की अटकलें लगने लगी, लेकिन सारी अटकलें खारिज होती चली गईं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर उम्मीद थी कि बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारेगी, लेकिन जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के साथ ही ये उम्मीद भी खत्म हो गई। वहीं मोदी कैबिनेट पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो गई। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद और देश भर में 1379 विधायक हैं।
आजादी के बाद पहली बार संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। बीजेपी के राज्यसभा में 3 मुस्लिम सांसद थे। इनमें मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर शामिल थे। लेकिन तीनों का कार्यकाल खत्म हुआ, जिसके बाद मुस्लिम चेहरे की एंट्री बंद हो गई। वहीं राज्यों की बात करें तो सिर्फ यूपी में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ही इकलौता मुस्लिम चेहरा बचे हैं। बहरहाल एक एक कर बीजेपी से मुस्लिम चेहरे बाहर होते नजर आ रहे हैं, जिसकी एक नई किश्त चुनावी समिति के सदस्यों की नई लिस्ट के तौर पर जारी हुई है। आज तक ब्यूरो।